बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूशंस को ही देखेंगे। ठीक है, पार्ट सी है ये। जो लैब 5 है हमारी, उसका पार्ट सी है। सबसे पहले हम आते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पे। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके सिर्फ दो ही आउटकम्स होते हैं, या वो जीरो होगा या वो वन होगा। ठीक है, लाइक जिस तरह हम कहते हैं, एक कॉइन टॉस की एग्जांपल लेते हैं। तो कॉइन टॉस की एग्जांपल आपके पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में आती है कि या वो हेड होगा या वो टेल होगा। अब यहाँ पे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का अगर करें, हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है अगर फेयर कॉइन है। बाज दफ़ा ये होता है कि हम ऐसे कॉइन्स भी होते हैं जिसमें आप प्रोबेबिलिटी हेड्स की या टेल्स की बढ़ा सकते हैं बाय चेंजिंग द वेट्स। अगर आप एक साइड का वेट ज़्यादा करोगे तो ऑब्वियसली वो वेट वाली साइड जो है हमेशा वो नीचे की तरफ आएगी, और लाइट वाली साइड ऊपर की तरफ आएगी। वो अलग केस है, मगर अगर फेयर कॉइन है तो आपके पास दो ही आउटकम्स होते हैं 0.5 के। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसकी हम देखते कैसे हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखें तो पैरामीटर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.2, तो एक्स इज इक्वल टू 1.8 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी आपके पास p प्लस क्यू हमेशा 1 होती है। तो p अगर आपके पास 0.2 है तो q आपके पास 1 माइनस पी हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 0.8 है तो x इज इक्वल टू 1.2 है, x इज इक्वल टू 0.5 है तो 0.5 आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो या जीरो होगी या वो 1 के लेस होगी। जीरो से ग्रेटर होती है और 1 से लेस होती है, और q इज इक्वल टू 1 माइनस पी होता है। तो दो ही वैल्यूज हैं, आपके पास दो ही ट्रायल्स होते हैं इसमें, या जीरो होगा या वन होगा, या हेड होगा या ट्रेल होगा। पीएमएफ की अगर हम बात करें, क्योंकि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास पीडीएफ होता है, और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास पीएमएफ होता है, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। तो आप यहाँ से देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन बना हुआ है। इसका प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ये है, इक्वेशन ये है। मीन इसका पी होता है, मीडियन आपके पास आ रहा है, और मोड वेरिएंस ये सारी आप वैल्यूज यहाँ से आप देखते हो। तो बहरहाल जनरली अगर हम बात करें तो इट्स अ 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ आपके पास या जीरो होगा या वन होगा, दो ही आउटकम्स होते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पी है तो दूसरे की 1 - पी है। तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसी तरह एक और डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मेरे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक n और एक p। ठीक है, मेरे पास n है और p है। सॉरी, ये बहुत ठीक हो गया। ठीक है, मेरे पास एक n है और एक p है। ठीक है, दो ही पैरामीटर्स हैं। अब n क्या है? n नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, और p प्रोबेबिलिटी, सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ईच ट्रायल है। ठीक है, और q आपके पास 1 - p हो जाता है। जिसका फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कॉइन है, ठीक है, उसको मैं टॉस करता हूँ तो मेरे पास y रिजल्ट्स हैं। y में मेरे पास n टाइम्स, फॉर एग्जांपल मैं 10 टाइम्स एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास y में नंबर ऑफ टाइम्स जब हेड आया है, वो जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, अप टू 10 भी हो सकता है। तो जीरो और 10 जो है बहुत कम चांसेस है, 20 की चांसेस आपके पास आ सकते हैं। तो ये जो y है, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी देखूंगा तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y n, ठीक है, 10, और p सक्सेस प्रोबेबिलिटी, इनमें से कोई एक नंबर जो आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, वो सक्सेस प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो सपोर्ट आप देख लें, ये के जीरो अप टू वन नंबर ऑफ सक्सेस आपके पास हो सकती हैं। पीएमएफ इसका देखें, पीएमएफ आप अगर ऊपर जाएं तो ये मेरे पास इसका पीएमएफ आ रहा है। ठीक है, पीएमएफ में आपके पास ये अगेन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है, आपके पास गॉसियन कर्व की तरह की कर्व आ रही है, मगर ये गॉसियन नहीं है। इसी तरह ये इसका सीडीएफ भी हम देख सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 से 1 के बीच में जो मुख्तलिफ ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी आ रही है, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, वेरिएंस, ये सारी इक्वेशंस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अच्छा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक और डिस्ट्रीब्यूशन आती है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये कहती है कि मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब होगी जब अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल x मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लॉग नॉर्मल तब होगी जब ln ऑफ x जो है
वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, लॉग नॉर्मल तब होगा जब x मेरे पास x लॉग नॉर्मल तब होगा जब लॉग ऑफ x मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। थस ये x इज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, देन लॉग ऑफ x हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ये बहुत ज्यादा मशीन लर्निंग में ये भी हमारे पास यूज होती है। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ये आपको ये अब यूनिफॉर्म नॉर्मल कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपके पास इसका पीडीएफ होगा। ठीक है, आप पीडीएफ इसका देख रहे हैं। ठीक है, आपको ये लग रहा है, मगर ये आप देखें तो ये मेरे पास गॉसियन नहीं, नॉर्मल नहीं है। इस साइड पे आपके इधर ड्रॉप आपके पास एकदम से, इधर ड्रॉप थोड़ा आगे जा रहा है, तो ये जो स्प्रेड है ये एक जैसा नहीं है। तो ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये गॉसियन नहीं है। ये बाकी ये चीजें तो हमारे पास अक्सर होती ही रहती हैं। इसी तरह अगर हम इसका सीडीएफ देखें, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एक चीज है कि ये आपके पास गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत मिलती जुलती है। ये इसका सीडीएफ है। अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो आपको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत मिलती जुलती लगेगी। सिर्फ यहाँ पे एक ln ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x एक एड अप हो गया। ठीक है, लॉग नॉर्मल की देख लें, दो पैरामीटर्स हैं, म्यू मीन और वेरिएंस। म्यू माइनस इन्फिनिटी, वेरिएंस ग्रेटर देन 0 होती है। पीडीएफ इसका उसी तरह 1/x वेरिएंस इंटू 2 पाई एक्सपोनेंट माइनस लॉग ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 वेरिएंस का स्क्वायर है। सीडीएफ आ रहा है आपके पास। ईआरएफ आपको बताया था, कम्युलेटिव फंक्शन को कहते हैं। इसी तरह क्वांटाइल, मीन, वेरिएंस। तो ये आपके पास इसके जो यूजेस है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे अकरेंसेस पे जाऊँ तो आप देख रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर, लेंथ ऑफ कमेंट पोस्टेड इन इंटरनेट फॉलोज अ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यूजर्स डिवेल टाइम्स ऑन आर्टिकल्स jokes follow log normal, length of chess games tends to follow a log normal distribution, onset distribution। तो ये बायोलॉजी और मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा इसका यूज है। हाइड्रोलॉजी में ज्यादातर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा यूज होती हैं हमारे पास। इसी तरह हमारे पास एक और डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन। पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन का आप ग्राफ अगर देखें तो मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, और ये नॉर्मली जो 80-20 का रूल फॉलो करते हैं। 80-20 रूल ये कहती है कि जो हमारे पास 80% वैल्यूज है वो फर्स्ट 20% में आपको मिलेंगी। ठीक है, उसमें आपको जो 80% वैल्यूज हैं जो हाई प्रोबेबिलिटी की हैं, वो आपको, अगर ये पीडीएफ कंसिडर कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक्स प्रोबेबिलिटी है, ये मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है एक्स और ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो ये पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ में 80% वैल्यूज हैं, आपको वो फर्स्ट 20% वैल्यूज के अंदर मिलेंगी। बाकी ये एक लॉन्ग टेल फॉलो करती है। ठीक है, पावर लॉ एक लॉन्ग टेल फॉलो करती है। बाय डेफिनेशन देखें, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज वेयर अ रिलेटिव चेंज इन वन क्वालिटी results in proportional relative change in the other quality independent of initial size of those quantities। तो ये अगर देखिए, एक में x में x स्क्वायर के हिसाब से चेंज आ रहा है, तो एक क्वांटिटी में जो चेंज है वो उसी के ही प्रोपोर्शनली दूसरी क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से चेंज हो रही है। ठीक है, अगर x में चेंज कम है तो y में भी चेंज कम है, x में चेंज ज्यादा है तो y में भी चेंज ज्यादा है। ठीक है, अब पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास काफी यूज होती हैं। ठीक है, अब एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको मैंने पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन है और उसको मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम एक पावर लॉ जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रही है, जैसे पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पावर लॉ को फॉलो करती है, पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन में होती है। तो पावर लॉ को ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉलो कर रही है उनको मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो मैं ये बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन, बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन ये कहती है कि मेरे पास वाइज जो है, एक एक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मेरे पास पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे मैंने एक वाई आई डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी हमारे पास। ये वाई आई कैसे कैलकुलेट होंगे, वाई आई लैम्डा माइनस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड लॉग ऑफ वाई ऑफ आई इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये लैम्डा के लिए ऊपर कैलकुलेशंस दी हुई हैं, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं इतना।
ठीक है। और पाइथन के अंदर अगर आपने ये सब करना है तो आपके पास एक बॉक्स कॉक्स का फंक्शन है, scipy.stats के अंदर बॉक्स कॉक्स का फंक्शन है। इसके अंदर हम x भेजते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू नन और अल्फा इज इक्वल टू नन। ठीक है। अब यहाँ लैम्डा और अल्फा स्केलर वैल्यूज हैं। अगर कोड में देखें तो ये मेरे पास देखें स्टैट्स आ गया, मैटप्लॉट से पीएलटी आ गया, फिग से हमने फिगर्स बना लिए। ठीक है। प्रोबेबिलिटी प्लॉट एक्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। एक लॉग गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, तो प्लॉट कर लिया है। अब इसका अगर मैं क्यू क्यू प्लॉट में देखूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है कि थोड़ी सी डेविएट हो रही है। उसके बाद मैंने अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और AX2 जो है वो मेरे पास एड सब प्लॉट टू 1 2 है। ठीक है। एक्स सेट गैमा आर डॉट वी आ रहा है। एक मिनट पीएलटी, अच्छा ये सोर्स कोड इसका नहीं आ रहा, एक मिनट। वाई ये मेरे पास और एक्स लॉग ऑफ एक्स ये आ रही है। x1 लॉग गैमा से जनरेट हो रहा है। ठीक है। x लॉग गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है और x जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने इन दोनों का प्लॉट किया तो मेरे पास ये आ गया। वी नो यूज बॉक्स कॉक्स। अच्छा AX2 जो है वो मेरे पास बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म हुई है। ठीक है। ये XT आप देख रहे हैं, स्टेट डॉट बॉक्स ऑफ x को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी में कोई क्यू क्यू प्लॉट में देखता हूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्लॉट देखता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को और AX2 का जो XT के साथ आ रहा है। ठीक है। तो मेरे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रहा है। इट मींस कि XT जो है आपके पास वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो इस तरह हम बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन से किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशंस को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में कन्वर्ट कर। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। सपोज मेरे पास मैं आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट्स और वेट्स मेजर करता हूँ। ठीक है। एक स्टूडेंट है उसकी हाइट 5 फीट है, उसका वेट 60 kg है। एक स्टूडेंट है उसकी हाइट 5 फीट 2 इंच है, उसका वेट 65 kg है। इसी तरह अप टू 74, अप टू इस तरह मैं 32 के 33 स्टूडेंट्स की हाइट्स और वेट्स का एक टेबल बना लेता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि इन हाइट्स और वेट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप मेजर करने के 3 तरीके हैं। एक है कोवेरियंस, एक कोरिलेशन और एक रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है। तो हम सबसे पहले कोवेरियंस को देखेंगे। ठीक है। कि कोवेरियंस इन दोनों के बीच में कैसे आएगी। कोवेरियंस दो वेरिएबल्स के बीच में डिफाइन होती है 1/n। n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है i इज इक्वल टू 1 to n समेशन x ऑफ i माइनस म्यू ऑफ x इंटू y ऑफ i माइनस म्यू ऑफ y। अब इसमें अगर आप देखें तो ये चीज जो है बहुत हद तक वेरिएंस की इक्वेशन से मिलती है। अब वेरिएंस की इक्वेशन क्या थी। ठीक है। वेरिएंस ऑफ x हमारे पास थी 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n x ऑफ i माइनस म्यू इंटू x ऑफ i माइनस म्यू। ये आके आपके पास x ऑफ i माइनस म्यू स्क्वायर हो जाता था अगर मैं इसको हटा दूं तो। ठीक है। तो अगर इस इन केस को वेरिएंस ऑफ x इंटू एक्स आए तो वेरिएंस ऑफ x के बराबर आ जाएगी आपके पास। ठीक है। अब कोवेरिएंस ऑफ x ऑफ y पॉजिटिव होगा अगर x इंक्रीज हो और y भी इंक्रीज हो। जैसे ऊपर के केस में अगर मेरे पास x ऊपर जा रहा है और y भी ऊपर जा रहा है तो मेरे पास कोवेरिएंस पॉजिटिव होगी। और इन केस x ऊपर जा रहा है और y की वैल्यू नीचे आ रही है तो मेरे पास कोवेरिएंस नेगेटिव होगी। मीन कि एक वैल्यू ऊपर जाए और दूसरी वैल्यू नीचे आए तो आपके पास कोवेरिएंस नेगेटिव होगी। ठीक है। अब एक और कोवेरिएंस का जो सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो ये है कि अगर मैं मेजरमेंट की स्केल्स चेंज कर दूंगा तो वो एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगे। मसलन अगर कोवेरिएंस ऑफ हाइट इन फीट और वेट इन केजी मेजर करें और कोवेरिएंस ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर्स और वेट इन पाउंड्स मेजर करें तो वो कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगी। इस चीज को ओवरकम करती है आपके पास कोरिलेशन। अच्छा, अब कोवेरिएंस के बाद हम बात करते हैं पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे, जिनको हम PCCB कहते हैं। ठीक है। ये डिनोट होते हैं जी रो से, सॉरी ये से
रो से, हाँ जी, रो से होते हैं, ठीक है। रो ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स करें तो वो हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स का अंडर रूट आ रहा होता है, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज यूज कर रहे हैं। अब इसका हमें फायदा क्या हो रहा है, इसका फायदा अगर हम इधर से आए, ठीक है, अगर तो मेरे पास लीनियर रिलेशन है, ठीक है, एक्स और वाई दो कोफिशिएंट्स का अगर मैं रिलेशन देखूं वो बिल्कुल लीनियर है, एक्स भी इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, तो रो आपके पास 1 आएगा। इसी तरह अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है, वाई भी डिक्रीज हो रहा है, तो रो आपके पास -1 आ गया, ठीक है। अगर एक्स और वाई डिक्रीज हो, एक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वाई डिक्रीज हो रहा है, ठीक, मगर वो लीनियर नहीं है, तो आपके पास वैल्यू 0 और -1 के बीच में आ रही होगी। सिमिलरली आपके पास अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है और वाई भी इंक्रीज हो रहा है मगर वो लीनियर नहीं है, ये पॉइंट्स आगे पीछे आ रहे हैं, तो आपके पास 0 और 1 के बीच की वैल्यू आएगी रो में। और अगर इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है, इस केस में तो आपके पास रो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। नीचे अगर मैं इन एग्जांपल से देखूं, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है तो -1 आ रही है, रो की वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है। अगर मेरे पास थोड़े से पॉइंट्स आगे पीछे हैं तो -0.8 +0.8 है, मगर यहाँ पे जहां रिलेशन तो एग्जिस्ट कर रहा है मगर वो ना लीनियर है, किसी तरह से नहीं है, तो रो आपके पास 0 आ रही है। अब यहाँ पे इन केसेस को हम नहीं बता सकते कि यहाँ पे रो की वैल्यू 0 है मगर रिलेशनशिप क्या है, हम यहाँ पे इस चीज को नहीं देख सकते। इस चीज को कवर अप करने के लिए हम लोग आते हैं स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट पे, ठीक है। पियर्सन को रिलेशन कोफिशिएंट को आप इस तरह से मेजर करते हो कि हम वही कोवेरिएंस निकालते हैं एक्स और वाई के और डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक और है स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट। स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट को कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, सपोज ये हाइट और वेट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स की हैं, एक की 5 फीट 2 इंच है, वेट उसका 52 है, 5 फीट है, 66, ये मैंने हाइट और वेट लिखी है। अब मैं इन स्टूडेंट्स को रैंक्स दे दूंगा। रैंक्स कैसे दे दूंगा, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको मैंने रैंक 1 दे देने, ठीक है, उसी हिसाब से सॉर्टेड करना। उससे ऊपर की वैल्यू जैसा 4 फीट 10 है तो रैंक 1 है, 5 फीट रैंक 2 है, 5 फीट 2 रैंक 3 है, 5 फीट 6 रैंक 4 है और 5 फीट 5 है, ठीक है। इसी तरह y के लिए भी मैंने उसको रैंक्स दे दिया, ठीक है। 51 सबसे छोटी है, रैंक 1 है, 52 2 आ गया, 60 उसके बाद 46, नहीं सॉरी इसमें रैंक्स गलत हो गए, यहाँ पे मैं दोबारा इसको लिख, ठीक है। 46 सबसे छोटी है, रैंक 1 है, 46 के बाद 51 रैंक 2 है, 52 रैंक 3 है, 66 रैंक 4 है और 68 रैंक 5 है। तो मैंने अब ये रैंक्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब मैं x और y की मैं जो कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, उनको उनकी जगह अगर मैं इन रैंक्स की कोरिलेशन फाइंड आउट करूं तो मेरे पास स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट, वो रैंक की कोवेरिएंस आ रही होगी, ठीक है। रैंक्स के मैंने रैंक्स की कोरिलेशन फाइंड आउट किया है। जो मैं पहले वैल्यूज का कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहा था, तो रो जो स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट है इसको भी हम रो ही कहते हैं, ठीक है। रो ये इक्वल होता है इन रैंक के कोफिशिएंट्स की कोवेरिएंस के बराबर, सॉरी कोरिलेशन के बराबर, ठीक है। हमने रैंक्स का कोरिलेशन किया। अब रैंक्स का कोरिलेशन करने से हमें फायदा ये हुआ है कि अगर मेरे पास x इंक्रीज कर रहा है, y भी इंक्रीज कर रहा है, लीनियर है या नॉट है, तो मेरे पास रैंक कोरिलेशन मेरे पास 1 आएगा। और अगर ये x इंक्रीज कर रहा है और y डिक्रीज कर रहा है, लीनियर है या नहीं है, तो रैंक कोफिशिएंट मेरे पास -1 आएगा। इसी तरह अगर वो लीनियर है तो ही मेरे पास कोरिलेशन उसका 1 होगा, वरना वो कोरिलेशन -1 होगा लीनियर के केस में। यानी अगर इधर उधर हो तो ये 0 और 1 और -1 और 0 के बीच की वैल्यूज है, मगर रैंक जो है वो आपको एग्जैक्टली वो देगा कि या ये बढ़ रहा है या ये रिलेशन कम हो रहा है, ठीक है। अगर विकिपीडिया के पेज में आऊं रैंक को रिलेशन पे, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें आपको नजर आ रहा है स्पीयरमैन को रिलेशन इसका 1 है मगर पियर्सन को रिलेशन 0.8 है।
तो ये सिंपल बता रहा है कि अगर आपके पास x बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है तो वो 1 है, ठीक है, जबकि पियर्सन इसको हैंडल नहीं कर रहा। इसी तरह इस डेटा को देखें, पियर्सन कोरिलेशन में इसका रिलेशनशिप इतना वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, मगर स्पीयरमैन उसको काफी हद तक डिफाइन कर रहा है। अगर इस रिलेशन की सॉरी इसमें नहीं है, रफली इलिप्टिक डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, नो प्रोमिनेंट आउटलायर्स है, तो स्पीयरमैन कोरिलेशन और पियर्सन कोरिलेशन की एक जैसी वैल्यूज होंगी, आउटलायर्स इसमें नहीं है, ठीक है। अब इस केस में जहां पे ये थोड़े से आपके पास आउटलायर्स आ रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप आपका बढ़ रहा है मगर ये थोड़े से आउटलायर्स हैं, इस केस में आपके स्पीयरमैन जो है वो काफी अच्छी तरह डेटा को टैकल कर रहा है, वो आपको 0.84 दे रहा है, जबकि पियर्सन इनकी आउटलायर्स की वजह से 0.67 आ रहा है। तो ये हमें स्पीयरमैन और पियर्समैन का फायदा हो गया है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल शॉर्ट फॉर्म में हम इसको CI लिखते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, ठीक है। सपोज कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी रैंडम वेरिएबल है x, हमें नहीं पता ये डिस्ट्रीब्यूशन अभी नॉर्मल है या गॉसियन है भी है या नहीं है, सपोज कोई भी रैंडम वेरिएबल है x हमारे पास है, ठीक है, उसमें से हमने एक सैंपल ले लिया 10 का, ठीक है, हमने 10 नंबर्स का सैंपल ले लिया x1 अप टू x10, हमने एक रैंडम सैंपल लिया x के अंदर से साइज 10 का। अब हमें पॉपुलेशन मीन इसका एस्टिमेट करना है, तो हमारे पास जो हमने पढ़ा है कि जो मीन है सिंपल अगर हम एवरेज कर लें, ठीक है, 1/n x ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n x ऑफ i, सिंपल अगर एवरेजिंग करें तो हमारे पास मीन निकल आता है। अगर हम इस सैंपल का मीन निकालेंगे तो हमारे पास सैंपल मीन आएगा जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है, जो अप्रोक्सीमेट होता है पॉपुलेशन मीन के। हमने फिर ये पढ़ा था कि जैसे जैसे n अगर हमारे पास बढ़ेगा तो हमारे पास जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन के करीब होता जाएगा। जैसे जैसे आप n का साइज बढ़ाओगे, सैंपल साइज बढ़ाओगे, आपके पास पॉपुलेशन मीन जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता जाएगा। अब अगर हम ये कहें पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन के बराबर है तो इस चीज को हम पॉइंट एस्टीमेट का नाम देते हैं, ठीक है। पॉइंट एस्टीमेट ऑफ म्यू क्या है, 1/n i इज इक्वल टू 1 to 10 x ऑफ i, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट एस्टिमेशन है, हमने एक पॉइंट को एस्टिमेट कर दिया म्यू के इक्वल। अब सपोज कि मैं ये कहूं म्यू जो है वो मेरे पास एक इंटरवल a और b के बीच में विद सम परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी कि इतने परसेंटेज ऑफ, फॉर एग्जांपल 90% में कहता हूं कि जो म्यू जो मेरे पास होगा, ठीक है, मैं सपोज कह देता हूं कि 10 और 15 के बीच के अंदर म्यू आपका होगा और मुझे इस पे 95% कॉन्फिडेंस है या 90% कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक इंटरवल डिफाइन कर रहा हूं, इस इंटरवल को हम कॉन्फिडेंस इंटरवल का नाम देते हैं, ठीक है। और परसेंटेज जो हम कहेंगे फॉर एग्जांपल 90% प्रोबेबिलिटी, तो ये इसको कॉन्फिडेंस कहेंगे कि इतना हमें कॉन्फिडेंस है कि 90% हमें कॉन्फिडेंस है कि म्यू जो है पॉपुलेशन मीन जो है वो इन दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट पॉइंट एस्टीमेट से ये पॉइंट एस्टीमेट से ये स्टेटमेंट कई ज्यादा रिचर है, मीनिंगफुल है, कई ज्यादा मीनिंगफुल है कि आप एक अप्रोक्सीमेटली इक्वल कह रहे हो कि इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल है। अप्रोक्सीमेट में हम ये नहीं बता रहे कि कितना अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, हमें उसका एरर नहीं पता, मगर जब हम एक इंटरवल के बीच में ला रहे हैं और विद सम कॉन्फिडेंस हम कह रहे हैं कि इस इंटरवल के बीच में, तो ये एक बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। आगे अब ठीक है, अब देखते हैं कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन का पता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोई एक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा है, ठीक है।
सपोज हमारे पास म्यू 100 है और सिग्मा वेरिएंस हमारे पास 1 है, तो मैं अगर एक गॉसियन कर्व को प्लॉट करूंगा तो मेरे पास जो हम लोगों ने 64, 95, 98 रूल पढ़ा था, हमें पता है कि म्यू -2 सिग्मा और म्यू +2 सिग्मा, सिग्मा यहाँ 1 है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, म्यू -2 और म्यू +2 इसके बीच में मेरे पास 95% ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये हमें नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमने जो रूल पढ़ा है, हमें पता है कि म्यू -2 और म्यू -2 और +2 सिग्मा के अंदर 95% ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास तो मैं ये इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि हमें रूल्स याद है कि वो याद है, तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। सपोज अगर 100 मीन है और 100 मेरे पास मीन है, ठीक है, और से 1 सिग्मा है, तो मैं ये आराम से कह सकता हूं कि मेरे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है म्यू 98 और 102 का, कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ 95% ऑफ इन्फो का कॉन्फिडेंस इंटरवल है, कि इस इंटरवल में मेरे पास 95% ऑफ इंफॉर्मेशन 95% ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी है कि आपकी 95% प्रोबेबिलिटी यही है कि आपके पास जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे पे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो क्या होगा, म्यू -2 सिग्मा म्यू +2 सिग्मा विथ 95% ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम केस देखते हैं जब हमारे पास एक कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन हमने फाइंड आउट करना है एक रैंडम वेरिएबल का, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हमें नोन नहीं है, हमें नहीं पता डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, सपोज एक्स बिलोंग करता है किसी एफ डिस्ट्रीब्यूशन को जिसका पॉपुलेशन मीन म्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी सिग्मा है। ठीक है, इस एक्स में से हमने एक सैंपल ले लिया 10 नंबर्स का, ठीक है, ऑफ साइज 10 हमने सैंपल ले लिया। अब हमें अगर कैलकुलेट करना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू, तो हमारे पास दो केसेस हैं। केस 1 जिसमें हमें सिग्मा गिवन है, जिसमें हमें वेरिएंस गिवन है। अगर हमें वेरिएंस गिवन है तो हम जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है उसके थ्रू हम कह सकते हैं कि सैंपल मीन जो आपको फॉलो करेगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा बाय √n। ये जो एक्स बार है ये हमारे पास सैंपल मीन है। हमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम से पता है कि अगर हम सैंपल मीन्स लें और सैंपल मीन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसका मीन म्यू होगा और जो वेरिएंस है वो सिग्मा बाय √n है। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है तो हम कह सकते हैं कि जो सैंपल मीन है, ठीक है, वो एक्स बार -2 सिग्मा डिवाइड √n और एक्स बार +2 सिग्मा √n। इसको हमारे पास ये जो इंटरवल बनेगा ये हमारे पास वो इंटरवल होगा जो म्यू का 95% कॉन्फिडेंस के साथ होगा। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास आ रहा है। अगर आपके पास वेरिएंस गिवन है तो, अगर वेरिएंस गिवन है तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज एक्स मीन आपके पास 10 आ गया, ठीक है, सपोज करते हैं, और वेरिएंस मेरे पास 2 है, तो अब मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाला इंटरवल, अब ये वाला इंटरवल मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 10 - 2 वेरिएंस आपके पास 2 है, 2 √n √10 आ जाएगा, n हमारे पास साइज है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 - 4 डिवाइडेड बाय √10। ठीक है, तो 4 डिवाइड बाय √10 हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉन्फिडेंस इंटरवल की। इसके बाद हमारे पास सेकंड केस है। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं अगर हमारे पास सिग्मा नहीं है फिर हम क्या करेंगे। तो अगर आपके पास सिग्मा नहीं है, ठीक है, और हमने डिस्ट्रीब्यूशन का भी नहीं पता, तो हम एक डिस्ट्रीब्यूशन है टी डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसको फॉलो करते हैं। इसका ये है कि अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन का पता है तो फिर तो हम मीन और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे केस जब आपको वेरिएंस ना गिवन हो तो आप ये टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हो। टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है कि मीन बिलोंग करेगा हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन में विथ n-1 फ्रीडम ऑफ डिग्रीज। तो ये n-1 जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर मैं इसके पेज को देखूं तो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन ये मेरे पास आ रही होती है, सिंपल टी डिस्ट्रीब्यूशन
ये डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने का मकसद यही था कि हम ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट कर सकें जिसकी वेरिएंस हमें नहीं पता। तो ये आपके पास ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपको v इज इक्वल टू 1, तो ये फ्रीडम ऑफ डिग्रीज है, v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 5। जैसे जैसे v आपके पास बढ़ रहा है, आपके पास जो पीक है वो कम हो, थिनर होती जा रही है, ठीक है। जो पीक है वो हाइट बढ़ेगी तो पीक उसकी थिन होती जाएगी। तो जब मैं इसी तरह मैं 10 के हिसाब से देख लूंगा और मेरे पास फिर प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी यहां से कि मेरे पास 95% प्रोबेबिलिटी का किधर आ रहा है। तो ये इसी तरह अगर मैं CDF पे बात करूं तो CDF ये इसी का डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास CDF आ रहा है। या ठीक है, तो ये अगर मैं 95 या 90% प्रोबेबिलिटी को देखूं तो ये मेरे पास आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहां से मैं इजीली इंटरवल फाइंड आउट कर सकता हूं कि मेरे पास कौन सा इंटरवल होगा। तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती है, रियल नंबर होते हैं, इसका PDF वगैरह CDF सारी इक्वेशंस के वन है। अब मैं इसकी इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, हम एक और चीज हम देखते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने मीन के लिए देख लिया, ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हमने पढ़ी थी ये हमें मीन का तो बता रही है कि मीन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हमें सपोज हमें सिग्मा फाइंड आउट करना हो, कॉन्फिडेंस इंटरवल सिग्मा के लिए फाइंड आउट करना हो, फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। या मीडियन के लिए करना हो तो फिर क्या करेंगे। या सपोज मुझे 90th परसेंटाइल के लिए 90th परसेंटाइल के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे। इसके लिए जो टेक्निक हमारे पास यूज होती है वो है बूटस्ट्रैप कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, बूटस्ट्रैप कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब इस चीज को हम देखेंगे। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल यूजिंग एम्पिरिकल बूटस्ट्रैप्स। तो ये कंप्यूटेशनल मेथड है, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीडियंस, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन या 90th परसेंटाइल फाइंड आउट करनी है और हमें डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ वेरिएंस का नहीं पता या कोई हम एजम्पशंस नहीं ले रहे हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम जो मेथड है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल यूजिंग एम्पिरिकल बूटस्ट्रैप मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अब सपोज मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन x है, ठीक है, जिसका मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है फॉर मीडियन विथ 95%, ठीक है। 95% मीडियन ऑफ x विथ 95% मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल करना है। मेरे पास एक सेट है, ठीक है, एक सैंपल है x1 x2 अप टू x10। इस सेट में से, ठीक है, इस x सेट में से मैं एक और सेट्स बल्कि मैं सेट्स बना लेता हूँ, के सेट्स बना लेता हूँ, ठीक है, जो कि रैंडम होंगे, रैंडम सैंपल विथ रिपीटेशन होंगे ऑफ साइज m कैन बी लेस देन और इक्वल टू n। अब n हमारे पास ऑलरेडी बहुत छोटा, तो m को हम 10 भी ले सकते हैं, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू n हो सकते हैं। अब मेरे पास ये सपोज मेरे पास के मैंने सेट्स बना लिए, ठीक है, ये मैंने सैंपल्स जो मेरे पास 10 नंबर्स का सैंपल था, ये उसके अंदर से मैंने विथ रिपीटेशन बना लिए, ठीक है, के सैंपल्स बना लिए। अब हर एक सैंपल का मैं मीडियन फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने हर एक सैंपल का मीडियन फाइंड आउट कर लिया तो मेरे पास के मीडियंस आ गए, ठीक है, m1 m2 अप टू mk। तो ये जो सैंपल्स होंगे जो मैं ओरिजिनल सैंपल से बनाऊंगा, इन सैंपल्स को हम बूटस्ट्रैप सैंपल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये बूटस्ट्रैप सैंपल्स के मैंने मीडियन कैलकुलेट कर लिए, तो ये मीडियंस ऑफ बूटस्ट्रैप सैंपल्स आ गए मेरे पास। अब इन मीडियंस को मैंने सॉर्ट कर लिया, ठीक है, m1 m2 अप टू mk। अब सपोज कि मेरे पास के जो है वो 1000 है, m तो मेरे पास 10 है, के मेरे पास 1000 है, ये के है, ठीक है, मेरे पास 1000 मेरे पास आगे मीडियंस आ गए। तो अब मुझे 95% इंटरवल अब फाइंड आउट करना है, तो मैं इसमें से m-25 और m-975 फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, सच दैट कि मेरे पास 25 वैल्यूज इधर आ रही है, 25 वैल्यूज इधर आ रही है। m25 के इस साइड भी m0 से 25 वैल्यूज है, 975 से 25 वैल्यूज है।
तो अब मैं कह सकता हूं कि 95% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीडियन ऑफ x इज m-25 और m-975। ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, ठीक है। m-25 मेरे पास लोअर। अब इस हिसाब से देखिए 25 वैल्यूज इधर आ रही है, 25 वैल्यूज इधर आ रही है, तो 1000 के हिसाब से मेरे पास 25 बनते हैं, 100 होती तो 2.5 बनती, ठीक है। 2.5 इधर आती, 2.5 इधर आती, तो आपके पास 95% 95 आ जाती है यहाँ पे। तो 95% ऑफ 1000 आपके पास पता है 975 और 25 के बीच में लाया कर रहा है, ठीक है। और 1 माइनस 975 करूँ तो आपके पास जो 5% ऑफ 1000 है वो 50 वैल्यूज है। 50 में से 25 वैल्यूज इधर होनी चाहिए, 25 इधर होनी चाहिए। तो ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक है। इसमें हमारे पास कोई एजम्पशंस नहीं होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन की डेटा के बारे में कि हमारे पास किस तरह का डेटा है। अगर हम इसे क्योंकि कंप्यूटेशनल मेथड है, हम लोग इसको अगर सिस्टम के अंदर या पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए कोड देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कोड है, मैं numpy को इंपोर्ट कर रहा हूँ, pandas को इंपोर्ट कर रहा हूँ, scikit-learn में से मैं रीसैंपल का एक मॉड्यूल है, ठीक है। स्काईलर्न मैट्रिसेस में से मैं एक्यूरेसी स्कोर को इंपोर्ट कर रहा हूँ और मैटप्लॉटलिब में से मैं पाईप्लॉट को इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक अरे ले लिया, मैंने numpy डॉट अरे एक जनरेट कर लिया रैंडम नंबर्स की, ठीक है। मैं अब ये के आइट्रेशन जो है ये मेरे पास के है, ठीक है। मैं 1000 ये के आइट्रेशंस ले रहा हूं, मेरे पास ये के आइट्रेशंस आ रही हैं, ठीक है। के मेरे पास 1000 है और m जो है वो मेरे पास, मैं सपोज m को मैं यहाँ पे 10 ही रख रहा हूँ क्योंकि n लेस देन और इक्वल टू n हो सकता है, तो n ऑलरेडी बहुत छोटा है तो मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है। तो n को हम 10 से अगर कम करेंगे तो और थोड़ी सी आपके पास एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आता है, तो हम इसको 10 ही रख लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मीडियन की लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक मीडियन की लिस्ट बना ली है फॉर आई इन रेंज टू n आइट्रेशन, यानी मैं 1000 टाइम्स ये लूप रन करूंगा। मैं s इज इक्वल टू रीसैंपल x, मैं एक सैंपल बना रहा हूँ s, ठीक है, और उसको रीसैंपल जो मेरे पास जो ओरिजिनल सेट है इससे मैं रीसैंपल ले रहा हूँ, ठीक है। रीसैंपल साइज जो है वो मेरे पास n साइज है, यानी 10 साइज है, ठीक है। यानी ये 10 साइज का मेरे पास यहाँ S1 S2 अप टू S10 आपके पास आ जाएगा, सॉरी X1 X2 अप टू X10 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब ये जो मैंने सैंपल जनरेट किया है मैं इसका मीडियन कैलकुलेट कर रहा हूँ numpy डॉट मीडियन ऑफ s से, और इस मीडियन को मैं अपेंड कर रहा हूँ इस लिस्ट में, ठीक है। तो अब जो इस लूप से मैं जब एग्जिट करूंगा तो मेरे पास ये जो मीडियंस की लिस्ट होगी इसमें 1000 मीडियंस आ जाएंगे। अब अगर मैंने इसका हिस्टोग्राम देखना है, ठीक है, तो पाईप्लॉट डॉट हिस्ट ऑफ मीडियंस और पाईप्लॉट डॉट शो करता हूं तो ये मेरे पास हिस्टोग्राम शो कर रहा, ठीक है। तो अब इस हिस्टोग्राम में मैं देख सकता हूँ मेरे पास ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। अगर आप इसको बनाओगे तो ये किसी तरह से आपके पास गॉसियन नहीं आ रही है, मगर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, गॉसियन नहीं है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब मुझे 95% कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 95% हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 95% में मैं अल्फा ले रहा हूं, ठीक है। अल्फा मैंने ले लिया 0.95, ठीक है। अल्फा अगर 0.95 है तो लोअर बाउंड के लिए मेरे पास क्या होगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो वही मैंने किया 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, और इस परसेंटेज को मैंने कन्वर्ट करना है 95 में, 0.95 से 95 में करना है तो मुझे 100 कर देना है। तो लोअर बाउंड मेरे पास वो जो 25 यानी 95 है तो 5 इधर आएगा, 5 इधर आएगा और 95 इधर बीच में आएगा। तो वो करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। लोअर बाउंड के लिए मैंने कर लिया numpy परसेंटाइल मीडियन, ठीक है। numpy डॉट परसेंटाइल परसेंटाइल निकालेगा, लोअर परसेंटाइल निकाल देगा मीडियंस के लिए, ठीक है। और p कौन सा वाला परसेंटाइल निकाले, pth परसेंटाइल, जो लोअर परसेंटाइल आपके पास आ जाएगा, ठीक है, जो 25th परसेंटाइल जो हमारे पास बन रहा था वो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हायर अपर के लिए मुझे क्या करना पड़ा, अपर के लिए मुझे अल्फा प्लस दिस करना है, अल्फा प्लस यानी 95 प्लस प्लस हाँ 25 का हाफ आ जाएगा, क्योंकि सॉरी 2.5 90 प्लस 2.5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है।
तो 95 प्लस 2.5 अपर जो बाउंड है वो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास अल्फा प्लस कर दिया मैंने उसमें, और ये अपर बाउंड वाला मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है, ठीक है, परसेंटेज डॉट एन एफ, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल डॉट एफ परसेंट डॉट वन एफ कर दिया, और मैंने कौन से दे दिए, लोअर बाउंड, अपर बाउंड और अल्फा इंटू 100। तो अल्फा मेरे पास 0.95 था, तो मल्टीप्लाई बाय 100 95% आएगा। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज, ये मेरे पास M-25 आ गया, ठीक है, और ये मेरे पास M975 आ गया। तो ये मेरे पास इस तरह से कैलकुलेट हो रहे हैं। इस कोड को मैं आपको रन करके दोबारा भी दिखा देता हूं। तो ये मेरे पास आ रहा है। तो इस तरह से हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सपोज मुझे वेरिएंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है, या मुझे 99 परसेंटाइल का, तो जहां मैंने मीडियंस कैलकुलेट किए हैं 1000 मीडियंस, वहां पे मैं 1000 वेरिएंसेस और 1090th परसेंटाइल फाइंड आउट करके फिर उनका कॉन्फिडेंस इंटरवल इसी तरह फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो जब से हमारे पास कंप्यूटेशनल मेथड्स अवेलेबल हुए हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग ज़्यादातर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करते हैं वो इसी मेथड के थ्रू करते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर मैं साइज इंक्रीज भी कर देता हूँ, ठीक है, और उधर एन साइज 10 ही रखता हूँ, 176 के बाद में 456 कॉमा 512 कॉमा 162 ऑलरेडी है 163 कॉमा 210, ये मैंने एक ऐड कर दिया, ठीक है। एन साइज में अब भी, या जो एम साइज था वो मैं अब 10 रखता हूँ। अब देखते हैं मेरे पास 161 196, ठीक है। मेरे पास जो अब हिस्टोग्राम बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। मेरे पास जो 162 और 196.5 ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये वो वैल्यूज हैं जिनके बीच में मेरे पास 95% ऑफ द वैल्यूज लाई कर रही है। यहाँ से आपको नजर भी आ रहा है ये 196 और ये समथिंग 162 आ रहा है, ठीक है। ये आउटलायर बहुत आगे जा रहा है, वो 512 और 456 की वजह से आउटलायर्स आ रहे हैं, तो ये आ रहा है, ठीक है। मीडियन अब ये आ रहा है। अब मुझे मीन का करना है, ठीक है। मीन की करते हैं, तो मैं numpy डॉट मीन, मैं इससे मीन भी कर सकता हूँ, ठीक है। मीडियन डॉट अपेंड में उसका नाम हम मीडियन ही रखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मीन सेट कर रहा हूँ, तो हिस्टोग्राम ऑफ मीडियंस वही आ रहा है, परसेंटाइल मीडियन मीडियन, सिर्फ मैंने यहाँ पे मीन का कैलकुलेट किया। अब मीन का देखें तो मेरे पास मीन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मीन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है वो ये बन रही है। ये मेरे पास वही बूटस्ट्रैप सीक्वेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप सीक्वेंसेस का आ रहे हैं। और अब वही इंटरवल आपके पास 165.8 के से 293.7 के बीच में जा रहा है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका मीन का ये आ गया। इसी तरह मुझे वेरिएंस का करना है, तो मैं यहाँ पे वेरिएंस है 99th परसेंटाइल, क्योंकि आपके पास आपको पता है नमपाई परसेंटाइल भी फाइंड आउट कर देता है, ठीक है। तो नमपाई डॉट परसेंटाइल, अगर मुझे 90th परसेंटाइल करना है तो यहाँ पे नमपाई डॉट परसेंटाइल एस, और किसका परसेंटाइल फाइंड आउट करना है वो आ गया, ठीक है। और कौन सा परसेंटाइल फाइंड आउट करना है, 90th परसेंटाइल फाइंड आउट करना है। तो अब मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो अब 90th परसेंटाइल की जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो ये आ रहा है 176 से 512 के बीच में, ठीक है, इन वैल्यूज के लिए। क्योंकि अब यहाँ पे साइज ऑफ एन बहुत ज्यादा है, ठीक है। एन साइज यहाँ पे मैंने 10 ले लिया, एन साइज में यहाँ पे 12 लूंगा, फिर इसको रन करता हूँ, तब भी मेरे पास थोड़ा सा ही फर्क पड़ा, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम जो कंप्यूटेशनल मेथड में ज्यादातर काम है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल का वो इन्हीं मेथड्स के थ्रू करते हैं। अब हम लैब की लास्ट के टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। अब हम कंक्लूड कर रहे हैं। लास्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कोलमोग्राफ
सिमरनॉफ टेस्ट, यानी जिसको हम केएस टेस्ट कहते हैं। केएस टेस्ट इज बेसिकली अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है। हम दो डिस्ट्रीब्यूशंस, अगर मेरे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं और मैंने देखना है कि ये उन दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन सेम है या नहीं है, तो मैं ये केएस टेस्ट के थ्रू देख सकता हूँ। केएस टेस्ट में सबसे पहले तो हम लोग सीडीएफ लेते हैं। तो हम दोनों का सीडीएफ प्लॉट करेंगे। एक ये सपोज x1 का सीडीएफ है और ये x2 का सीडीएफ है। इसके बाद जो टेस्ट मेथड है वो ये कहता है कि हम इन दोनों का मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, हर पॉइंट का। मसलन फॉर एग्जांपल ये जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं इनका हम इनका डिफरेंस लेंगे, ठीक है। मैं अगर डी एन हम फाइंड आउट करें, सब मैक्सिमम, सब जो फंक्शन है ना, सुप्रीमम, ये आपको मैक्सिमम दे, ये सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ डिस्टेंस, तो ये हमें जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो निकाल के दे रहा है, ठीक है। अब जब हमारे पास ये मैक्सिमम डिफरेंस आ गया तो हम इस टेस्ट के मुताबिक हम इसे डी एन एम सुप्रीमम ऑफ f1 ऑफ x माइनस f2 m ऑफ x, f1 की जो डायमेंशन है वो n है, f2 की डायमेंशन m है। तो हमारे पास ये दो CDF आ रहे हैं, इनका मैक्सिमम डिफरेंस आ गया, ठीक है। इस मैक्सिमम डिफरेंस को जब हमने कैलकुलेट किया है तो हम इसे कंपेयर करेंगे एक वैल्यू से C अल्फा अंडर रूट ऑफ n प्लस m डिवाइडेड बाय n डॉट m से। अगर मेरे पास ये DNM इस वैल्यू से ग्रेटर है तो हम कहेंगे कि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस एक जैसी नहीं है, ठीक है। अगर ये DNM की वैल्यू C अल्फा और इनटू n प्लस m डिवाइड बाय n डॉट m से लेस आ जाती है तो हम कह देंगे कि हमारे पास ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस इक्वल है, ठीक है। अब इसमें n और m की टेबल्स हमें डायमेंशन से मिल जाती है, तो अल्फा की वैल्यू हमें गिवन होती है। अल्फा की वैल्यू वो सिग्निफिकेंस वैल्यू है जो हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम अल्फा की 5% सिग्निफिकेंस रखते हैं तो हमें ये जो टेबल है ये गिवन है C अल्फा के हिसाब से, ठीक है। और ये नॉर्मली जनरेटेड इस फॉर्मूले से जनरेट होता है माइनस ln ऑफ अल्फा बाय 2 इंटू 1/2। तो हम यहाँ से 0.05, अगर फिर 5% सिग्निफिकेंस लेवल हमें चाहिए तो हम C अल्फा की वैल्यू 1.358 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे। अब इसको पाइथन में कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। पाइथन में मेरे पास SkyPy के अंदर ये स्टैटिस्टिक्स का टूल बॉक्स है, ठीक है। इस स्टैट्स के टूल बॉक्स के साथ मुझे KS टेस्ट मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं मैंने बनाया रैंडम वेरिएबल्स ले लिए नॉर्मल और डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है, 1000, ठीक है। सेट साइल वाइट KD प्लॉट कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन प्लॉट आपके पास आता है। कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन प्लॉट आपको पता है कि PDF बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये मेरे पास नॉर्मल रैंडम वेरिएबल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का PDF मिल रहा है जिसमें वेरिएंस मीन आपके पास 0 है, वेरिएंस आपके पास 1 है, ठीक है। मैंने अब इस पे केएस टेस्ट अप्लाई किया है, ठीक है, x और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसके साथ कंपेयर किया। तो जब मैंने इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास केएस टेस्ट के रिजल्ट्स ये आ गए। मेरे पास p वैल्यू जो है वो 0.12 है, ठीक है। और स्टेटिस्टिक्स जो DNM है वो मेरे पास ये है, और ये मेरे पास C अल्फा और अंडर रूट वाली वैल्यू है, p वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा DNM इज लेस देन 0.03 और 0.12, DNM इज लेस देन दिस, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पास ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन एक ही हैं, ठीक है। मींस के x और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ही है। फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट एग्जांपल में मैं देखता हूं कि मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केएस टेस्ट परफॉर्म करूंगा। तो मेरे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है वो कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। और मेरे पास जो केएस स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो स्टैटिस्टिक वैल्यू 0.5 है और p वैल्यू 0 है, यानी DNM इज ग्रेटर देन p वैल्यू। तो हम ये कंसिडर करेंगे कि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस आपस में इक्वल नहीं है। DNM इज ग्रेटर देन p वैल्यू, तो हम रिजेक्ट कर देंगे कि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस एक जैसी नहीं है। हम ये रिजेक्ट करेंगे कि दोनों डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी हैं, हम ये कहेंगे कि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस अलग हैं। तो केएस टेस्ट भी एक टेस्ट है जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं दो डिस्ट्रीब्यूशंस का कि ये एक जैसी हैं या नहीं है।
और के एस जो हैं ये दो मैथमेटिशियंस थे, कोलमोग्रोव और सिमरनॉफ। तो इन दोनों की ये मैथमेटिकल वर्क है जिसके मुताबिक जिसके वजह से हम ये टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की लैब में इतना ही है। इस लैब से गो थ्रू कीजिएगा। अगर कोई भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ तो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।